अस्सलाम वालेकुम। तो आज एक नई वीडियो में हम अनसर्टिनिटी को लाए हैं और अनसर्टिनिटी के साथ इसकी टाइप्स भी कराएंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने एरर को देखा और एरर की जो टाइप्स थी वो हमने पढ़ी। इसके बाद हम अनसर्टिनिटी और एरर के एमसीक्यूज करेंगे और अनसर्टिनिटी की जो मेजरमेंट्स में या मेजरमेंट्स नहीं कैलकुलेशंस में उसको कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखेंगे हम। यानी कि प्रोपेगेशन ऑफ अनसर्टेनिटी कि अनसर्टेनिटी कैसे प्रोपेगेट करता है, ये अगली वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट और उसके साथ इसके जो टाइप्स है वो। तो कॉन्सेप्ट में आपको मुझे यकीन है कि कंप्लीट आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे दूर हो जाएंगे और एरर और अनसर्टेनिटी में क्या डिफरेंस है ये भी आपको मालूम हो जाएगा इस वीडियो में। तो अनसर्टेनिटी शुरू करते हैं, चलें। अनसर्टेनिटी, वैसे ये अनसर्टेनिटी प्रोनाउंस नहीं होता, ये अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी, हाँ ऐसे। तो अनसर्टेनिटी क्या है? क्या ये एरर है? क्या ये एरर की एक टाइप है? क्या चीज़ है असल में अनसर्टेनिटी? तो अगर मैं बोलूँ कि हाँ ये एरर है तो कैसा होगा? बिल्कुल ठीक होगा और असल है ही यही। अनसर्टेनिटी एरर होती है। कौन सी एरर वो अभी देखेंगे। ज़रा पहले ज़रा डेफिनेशन लिखो, फिर खुद ही समझ आ जाएगा। ज़रा एक मिनट। Uncertainty is the magnitude, बताऊंगा ये सारा बताऊंगा, is the magnitude or quantification of error। और एक दूसरी डिफिनीशन भी लिख लो और लिखे कि इट इज द डाउट, हाँ डाउट दैट remains in a result, in a best result of a measurement। अच्छा जी। So it is the doubt that remains in a best result of a measurement। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि it is the doubt that remains in a result of measurement when the result is up to its best। यानी कि हमने सबसे बेस्ट रिजल्ट निकाला, सारी एरर्स को हटाया और फिर जो एरर बाकी रहेगा उस एरर की क्वांटिफिकेशन, यानी कि उसको एक मैग्नीट्यूड की सूरत में उस क्वांटिटी के साथ लिखना, ये अनसर्टेनिटी कहलाता है। क्या मतलब? तो देखो, पहले तो जब आप मेजरमेंट करें तो ज़रूरी है कि जितने भी एरर्स हो उन सब एरर्स को आपने हटाना है, एलिमिनेट करना है। चाहे वो रैंडम हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो सिस्टमेटिक हो, ठीक है, उनको पहले हटाना है। बहुत ही अच्छी अप्रोक्सीमेशन करनी है। अप्रोक्सीमेशन इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई ना कोई एरर ज़रूर रहता है हर एक रिजल्ट में। किसी भी क्वांटिटी को हम 100% बिल्कुल ठीक मेजर, एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते। तो इसीलिए पहले तो आपने जितनी कोशिश कर सकते हो करनी है, लेकिन बाद में क्योंकि एरर तो तब भी रहेगा फाइनल रिजल्ट में, तो बाद में जो एरर रहेगा जिसका आप मज़ीद कुछ नहीं कर सकते, जिसको आप मज़ीद करेक्ट नहीं कर सकते, जिसका सोर्स आपको मालूम नहीं होगा, उस एरर को एक अप्रोक्सीमेशन, एक एस्टिमेट दे के, एक क्वांटिटी दे के उसे उस क्वांटिटी के साथ लिखना, ये अनसर्टेनिटी है।
तो मतलब अनसर्टिनिटी एरर है, लेकिन कौन सा एरर? जो फाइनल रिजल्ट में रह जाए। अब ये कोई सा भी एरर हो सकता है, रैंडम ही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लीस्ट काउंट। ये अभी आगे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि कौन सा एरर होगा। तो यहाँ पे ज़रा इसको लिख लो कि वी शुड या यू शुड, मैं करूँ, हम करें या तुम करो, we should first try to do our best measurement and try to reduce या eliminate, जो eliminate हो सकती है उसको eliminate कर दो, जो reduce हो सकती है उसको reduce कर दो, किस चीज़ को? error को। to reduce or eliminate all possible errors। ठीक है, पहले तो हमें ये करना चाहिए कि मेजरमेंट करते हुए जितनी भी एरर्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं, जितने को एलिमिनेट कर सकते हैं, उनको पहले एलिमिनेट कर दें, रिड्यूस कर दें जो हमारे लिए पॉसिबल हो। लेकिन वो एरर्स whose source is a source of uncertainty, uncertainty। पहले तो हमने ये करना है कि जितने भी पॉसिबल एरर्स हैं जिनका सोर्स हम जानते हैं, जिनको हम ख़त्म कर सकते हैं, उनको ख़त्म करें। लेकिन बाद में जो रैंडम एरर्स बच जाते हैं, जो लीस्ट काउंट एरर बच जाता है, उनको बट एरर्स हुज सोर्स वी डू नॉट नो इज़ अ सोर्स ऑफ अनसर्टेनिटी। तो वही हमारे लिए अनसर्टेनिटी बनती है और उसको हमने उस क्वांटिटी के साथ लिखना होगा जो हमने मेजर की। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये चंद 3 जुमले, ठीक है, ये सारा कुछ बता दिए अनसर्टेनिटी के बारे में, और एरर और अनसर्टेनिटी में क्या डिफरेंस है ये भी इन तीनों जुमलों से बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है अगर आप थोड़ा सा इस पे सोचें। अच्छा, अब चलो हमने एरर्स को एरर बोलो, हाँ इसको एरर भी बोल सकते हैं, इसको मैग्नीट्यूड ऑफ एरर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और कुछ लोग तो इसको अनसर्टेनिटी को जानते भी नहीं हैं, वो तो इसको मैग्नीट्यूड ऑफ एरर कहते हैं। तो ये एरर भी है, इसको एरर भी बोल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनसर्टेनिटी असल में एरर ही है जो कि रैंडम और लिस्ट काउंट एरर से बनता है। ज़रूरी नहीं है लेकिन मेनली बता रहा हूँ। चलो, अब हमने देखा कि अनसर्टेनिटी है क्या चीज़ और एरर से कितना मुख्तलिफ है। अब देखेंगे कि इसको हम, चलो मान लिया इसको हम जान गए, लेकिन इसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है किसी मेजरमेंट में। मेजरमेंट को तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन बाद में जो अनसर्टेनिटी, जो एस्टिमेट हमने करना होता है, उसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे ये देखते हैं। बोर्ड हो गया साफ। सो कैलकुलेशन ऑफ अनसर्टेनिटी, कि अनसर्टेनिटी को हम कैलकुलेशन, बहुत ही शॉर्ट लिख लिया, कैलकुलेशन ऑफ अनसर्टेनिटी। देखो, इसमें मैं 2 स्टेप्स आपको बताऊंगा। ठीक है, पहला स्टेप कुछ यूँ होगा कि आप के लिए शायद नया हो क्योंकि वो बुक में नहीं लिखा, लेकिन वो एरर
के लिए इम्पॉर्टेंट है, अनसर्टेनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है जब आप उसको कैलकुलेट करना चाहें। तो 2 स्टेप्स हम लिखेंगे। पहला स्टेप 1, अगर आप परफॉर्म करें एक से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स या मेजरमेंट्स, इफ मोर देन 1 measurement is done, तो तब अनसर्टेनिटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पहले ये करना है कि जितनी भी आपने, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा मेजरमेंट करेंगे, किस लिए करते हैं हम? ताकि हम एरर्स को कम कर सकें। आपने एक मेजरमेंट की, दूसरी उसी चीज़ की तीसरी, उन सब का जो रिज़ल्ट होगा वो दूसरे से मुख्तलिफ होगा। हाँ, तो उन सब का एवरेज या मीन निकालने के बाद उसकी जो मीन होगी या एवरेज वैल्यू होगी वो उन सब से थोड़ी सी ज़्यादा एक्यूरेट होगी, क्योंकि मीन हमने निकाला, एक में अगर यानी कि नेगेटिव एरर आ रहा है, नेगेटिव अनसर्टेनिटी, तो दूसरे में पॉजिटिव, तो अगर उन दोनों को हम मिलाएंगे तो 0। इसी तरह से बहुत हद तक हम एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? कि जितनी भी मेजरमेंट्स हमने की उन सब का मीन या एवरेज निकालो, और उस एवरेज से फिर अभी हम, यानी कि जो मीन एवरेज वैल्यू हमने निकाली, फिर उससे हम अनसर्टेनिटी का भी एक एवरेज निकालेंगे, वो अभी देखते हैं। तो अगर हमारे पास मोर देन 1 मेजरमेंट हो, यानी कि हमने एक से ज़्यादा मेजरमेंट की हो, ठीक है, और करनी भी चाहिए, तो तब फर्स्ट यू हैव टू फाइंड एवरेज मीन, कुछ भी बोल सकते हैं, एवरेज ऑफ ऑल मेजरमेंट्स ठीक है, हमने एवरेज निकाला और उन सब मेजरमेंट्स का अब क्या करना है कि फाइंड डिफरेंस, या ऐसे भी बोल सकते हैं फाइंड डेविएशन ऑफ एवरी मेजरमेंट फ्रॉम द एवरेज या मीन वैल्यू। फाइंड डिफरेंस है इसको डेविएशन ऑफ ईच measurement value from mean value। अब इससे हमें क्या मालूम होगा? जो एरर्स होंगे हर एक मेजरमेंट में, ठीक है। यहाँ पे हम मीन वैल्यू को एज एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है, उसी तरह मानेंगे क्योंकि ये सबसे एक्यूरेट है, तो मीन वैल्यू को एज एक्यूरेट या रेफरेंस वैल्यू मानेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो उन सारी डिफरेंस से हमारे पास वो एरर्स आ जाएंगी जो हर एक मेजरमेंट में है, या अनसर्टेनिटीज। अब क्या करना है? फाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल दी डिफरेंसेस क्या? जो डिफरेंस हर एक क्वांटिटी की, वो अभी समझ आ जाएगा आपको। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, x1, x2, x3 और x4, ठीक है। या चलो एक एग्जांपल मान लेते हैं, 1 2, अब स्केल बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5 3 4 5 5 1 2 3 4, ये 5, ये 0 हुआ, ये हमारा 1 हुआ, ये हमारा 2 होगा। अब किसी वायर की लेंथ को या स्ट्रिंग की लेंथ को हम मेजर करते हैं, और सपोज करो वो यहाँ तक, यहाँ पे परफेक्टली अलाइन है इसके साथ, और यहाँ पे इन दोनों के दरमियान आ रहा है, ठीक है। अब ये क्यों दरमियान में आ रहा है, ये अगले स्टेप में हमें मालूम होगा, ठीक है, तब बताऊंगा।
अब हमारे पास हमने मेजरमेंट की डिफरेंट और उससे सपोज करो हमारे पास वैल्यू आई, एक आई 1.2, दूसरी आई 1.1, ठीक है, तीसरी आई 1.3 और चौथी आई सपोज कर लो 1.4। अब ये जो मेजरमेंट्स हमने की ये वो है कि हमने पहली मेजरमेंट की इसकी, फिर से इसको हटाया, फिर से रखा, दूसरी मेजरमेंट की, तीसरी की, चौथी की। अब हमने क्या निकालना है, मीन इनका। तो मीन निकालो, मीन वैल्यू को हम x से डिनोट कर लेते हैं। ये होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 और डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 टर्म्स है या 4 वैल्यूज है। तो इन सब का सम कर दो ज़रा। क्या वैल्यू आती है, 1.2, 3, 6 और 10 और 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 होगी completely. So 5/4 which is 414 and 2 and 5 I think 1.8, हाँ ठीक है, 1.25 वैल्यू हमारे पास आ गई। यानी कि ये हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी, मीन वैल्यू। अब हमने डिफरेंसेस मालूम करनी है और डिफरेंसेस हमें क्या देंगी, अनसर्टेनिटी हर एक मेजरमेंट की। तो पहले x मीन से हम x1 को निकालते हैं, क्या आएगा हमारे पास, x1 2 है 0. हाँ लेकिन एक बात, इसको ज़रा अगर हम राउंड ऑफ करें तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा, क्योंकि स्केल में हम चूँकि मिलीमीटर्स, ठीक है, ये मिलीमीटर हुआ, इससे ज़्यादा तो हम मेजर कर ही नहीं सकते क्योंकि लीस्ट काउंट से हम ज़्यादा चले गए हैं। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे 1.2 तक, ठीक है ना। तो पहला आया 0, दूसरा आया है 1.1 से 1 कर दो क्योंकि ये x 1.2 है, ठीक है, 0.1 और x माइनस x3 इज 1.2 माइनस 0.1 और 4 ये होगा माइनस 0.2, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद क्या करना है, फाइंड RMS वैल्यू ऑफ ईच ऑफ ऑल दी डिफरेंसेस। तो ये हमारे पास डिफरेंसेस आ गई। अब हमने इसका RMS वैल्यू फाइंड करना है, तो कर लेते हैं। तो RMS वैल्यू क्या होगी, 0 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर प्लस माइनस 0.1 का स्क्वायर प्लस माइनस 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और इसका रूट। ये होती है RMS वैल्यू। अगर आपको नहीं मालूम, और मालूम होनी चाहिए क्योंकि आपने पहले पढ़ी है इसको, केमिस्ट्री में है मेरे ख्याल से, फर्स्ट ईयर की। तो चलो इससे क्या होता है, क्या निकलता है वो देखते हैं। ये हुआ 0, ये हुआ 0.01 हो जाएगा, ये माइनस माइनस गया 0.04 डिवाइडेड बाय 4 और उसका रूट 1126 2 2 3/2 ये 2 ये 3 ये 215 आ जाएगा 15, ठीक है। जीरो 15 को मैं राउंड ऑफ करके 2 लिख लेता हूँ, ठीक है, 2 आ जाएगा और इसका रूट। अब इसका रूट निकालने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आएगी, ठीक है, ज़रा देख लेते हैं, 2/100 हो जाएगा, रूट 2/10 और इससे क्या आता है, √2 से इससे तकरीबन 2 का 4 होता है तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि हाँ, और 10 से डिवाइड करने के बाद 0.1
और ये 0.1 होगा या 0.2 होगा, बस जो भी हो हमें कैलकुलेट नहीं करना। ये या ये जो होगी ये इसकी अनसर्टेनिटी होगी, लेकिन किस वजह से, ये ज़रा समझो। अब चूंकि हमने एवरेज निकाला और हर एक मेजरमेंट की मीन वैल्यू से डिफरेंस, क्या मतलब कि हमने अनसर्टेनिटीज मालूम की हर एक की, और उसका आरएमएस वैल्यू तो ठीक है, एवरेज वैल्यू भी निकाल लो तो भी, क्योंकि एवरेज इसके साथ नेगेटिव साइन है इसीलिए आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। आरएमएस का मतलब एक एवरेज, ठीक है, एवरेज टाइप की आ जाती है। तो ठीक है, हमारे पास अनसर्टेनिटी आ गई, लेकिन ये किस वजह से है? तो ये जो अनसर्टेनिटी है ये हमारे पास रैंडम एरर्स या बाकी जितने एरर्स होंगे पर्सनल वगैरह जिसको हम नहीं जानते उनकी वजह से। अब स्टेप 2 में क्या होगा कि हम जो लीस्ट काउंट की वजह से जो एरर्स आएंगी उन्हें देखेंगे। तो ये तो चलो हम समझ गए कि इतना एरर आएगा, लेकिन ये फाइनल एरर नहीं है, फाइनल अनसर्टेनिटी नहीं है, वो लीस्ट काउंट से जो अनसर्टेनिटी आएगी उसके साथ ऐड करने के बाद फाइनल मिलेगी हमें। अब लीस्ट काउंट अनसर्टेनिटी, हमारे पास लीस्ट काउंट एरर ही होता है। स्टेप 2 इसमें क्या करना है कि अगर अब ये मैं क्यों लिख रहा हूं ये भी बताता हूं। एक्सपेरिमेंट या मेजरमेंट, अगर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ हो देन यहाँ पे ज़रा रेड से लिखता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। देन द लीस्ट काउंट इंस्ट्रूमेंट is the uncertainty। अब थोड़ा सा समझाता हूँ, रुको कि इस लाइन का क्या मतलब और ये हमने क्यों लिखा। तो देखो यार, पहले स्टेप 1 में मैंने क्या लिखा था, इफ मोर देन वन एक्सपेरिमेंट या मेजरमेंट इज परफॉर्म, तब क्या होगा कि हमारे पास अनसर्टेनिटी वो भी होगी जो हमने मालूम की, जो हमारे पास 0.2 0.1 इनमें से कोई वैल्यू हो सकती है, हम इतना नहीं जाएंगे, इनमें से कोई वैल्यू हो सकती है, लेकिन ये होगी, लेकिन सिर्फ ये फाइनल नहीं होगी, उसके साथ जो लीस्ट काउंट होगा वो भी हमने ऐड करना होगा। तो हमने किसी की मेजरमेंट स्केल से उसका 0.1 होता है सेंटीमीटर लीस्ट काउंट, तो 0.2 के साथ ऐड कर दो 0.3 आ गया, या तो 0.3 होगा या 0.2 होगा। लेकिन अगर सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ हो, एक का क्या मतलब कि आपने एक एक्सपेरिमेंट की, एक मेजरमेंट की और उसी से ही फाइनल रिजल्ट आपने निकाल दिया, आपने ज़्यादा मेजरमेंट्स नहीं की, आपने उनका एवरेज नहीं निकाला, रैंडम इन सारी एरर्स को आपने, क्योंकि रैंडम एरर्स का पता कैसे चलता है, पर्सनल और ये रैंडम एरर्स उनका पता इसी से ही चलता है कि आपने ज़्यादा मेजरमेंट्स की और उनके दरमियान कोई डिफरेंस आ रहा था उन सारी क्वांटिटीज़ में, लेकिन आपने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट की, तो मतलब जो पहला स्टेप था वो यहाँ से ख़त्म ही हो गया। ठीक है, हाँ, अगर एक एक्सपेरिमेंट की तो पहला स्टेप ख़त्म हो गया, आपने सिर्फ जो लीस्ट काउंट होगा उसको एज अनसर्टेनिटी रिप्रेजेंट करना है रिजल्ट के साथ, फाइनल वैल्यू के साथ। नहीं समझाई? देखो, अगर आपने एक से ज़्यादा, अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वन एक्सपेरिमेंट, मोर देन वन एक्सपेरिमेंट, यार हमारी बुक में जो दी है ना वहाँ पे अनसर्टेनिटी आप देख लो, ज़्यादातर आपको ये मिलेगी कि लीस्ट काउंट को अनसर्टेनिटी दिया होता है। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने रैंडम एरर्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने ये नहीं कहा कि इतने एक्सपेरिमेंट्स हुए, यानी कि 5 मेजरमेंट्स हुई और ये मेजरमेंट्स हैं।
अब जिस इंस्ट्रूमेंट से हुई उसका लीस्ट काउंट ये है, तो फाइंड कर दो हमारे पास अनसर्टेनिटी। तो फिर हम पहला स्टेप इसमें इंक्लूड करते, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट अगर हुआ तो इसका मतलब हमारे पास रैंडम एरर आया ही नहीं। वही एक वैल्यू हमारी मीन वैल्यू होगी और उसका कोई वहाँ पे डिफरेंस ही नहीं आएगा, उसकी कोई अनसर्टेनिटी ही नहीं आएगी। पहले स्टेप वाली की बात करूँ, उसकी सिर्फ लीस्ट काउंट ही बचेगी। तो हमारी बुक में पहला स्टेप उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ, इसकी भी कोई एक्सप्लेनेशन ऐसे नहीं दी कि लीस्ट काउंट असल में अनसर्टेनिटी होता है, यानी कि लीस्ट काउंट एरर अनसर्टेनिटी है, ऐसा भी नहीं कहा। हाँ, न्यूमेरिकल्स में देखोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा, वहाँ पे ये चीज़ लीस्ट काउंट उसके साथ अनसर्टेनिटी बहुत जगहों पे लिखा होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि लिस्ट काउंट ही अनसर्टेनिटी हो। कई लोग आपको यही कहेंगे कि लिस्ट काउंट अनसर्टेनिटी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर आपसे न्यूमेरिकल्स में ये पूछा है, लिस्ट काउंट दिया है, अनसर्टेनिटी पूछा है, तो आपने सीधा सीधा लिस्ट काउंट को अनसर्टेनिटी प्लेस कर देना है वहाँ पे। चूँकि वहाँ पे आपको ये नहीं बताया होता कि कितनी एक्सपेरिमेंट्स हुई, कितने मेजरमेंट्स हुए, तो आपने सीधा लिस्ट काउंट को ही अनसर्टेनिटी बोल देना है। तो एमसीक्यूज या न्यूमेरिकल्स में अगर कोई आपसे पूछे कि लिस्ट काउंट ये है, आप मुझे अनसर्टेनिटी बता दो, तो सीधा लिस्ट काउंट ही रख दो उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शायद समझ आ गई होगी स्टेप 1 और स्टेप 2 की। अब अगर आप खुद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जाते हैं लैब, तो वहाँ पे आपने दोनों स्टेप्स को याद रखना है और दोनों स्टेप्स को फॉलो करना है। रैंडम एरर्स को भी निकालना है ज़्यादा मेजरमेंट्स करके, और शायद आपने किया होगा ना, जब एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं वर्नियर कैलिपर से, स्क्रू गेज से, तो उससे जो एक मेजरमेंट हम नहीं लेते, ज़्यादा ले लेते हैं, या बाकी जो दोस्त होते हैं वो अलग अलग ले लेता है हर कोई, और फिर उनका हम एवरेज निकाल लेते हैं और उसको रिजल्ट के तौर पे अपने टीचर को दे देते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे भी हमने पहले रैंडम एरर को हटाना होगा और उसके बाद फिर लिस्ट काउंट, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर न्यूमेरिकल हो या बुक में कोई एमसीक्यूज पूछो, सिर्फ लिस्ट काउंट दिया हो, तो आपने सीधा यही कह देना है कि ये हमारे पास अनसर्टेनिटी है। हाँ, आपने शायद देखा होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ लोग कहते हैं कि लीस्ट काउंट का हाफ अनसर्टेनिटी है। सुना होगा? नहीं सुना तो अभी मैं बताता हूँ। अब लीस्ट काउंट का हाफ अनसर्टेनिटी है, ये दुरुस्त नहीं है हर एक केस में। जैसे कि स्केल हुआ, ठीक है, इसके ये कैलिब्रेशंस हैं और यहाँ पे एक तार हमने रखी। अब ये इसके दरमियान आ रही है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान। तो अगर ये क्या लिख दूँ, 1 2 3 4 5, ये 1 है तो नहीं लिख दो, चलो 1.25 हो जाएगा ना, 2 और 5, तो 1.25 में लिख सकता हूँ क्या इसको, क्योंकि ये स्केल है, हम तो ये चीज़ लिख नहीं सकते। तो अगर मैं ऐसे लिखूं तो क्या ये दुरुस्त नहीं होगा पहले से, यानी कि 1.25 से? ठीक है, दुरुस्त होगा, लेकिन आपने सुना होगा कि जिस भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है जितना, यानी कि जिस डेसिमल प्लेस तक वो होता है, जैसे कि इसका ये है, तो उससे ज़्यादा डिजिट्स को हम डेसिमल प्लेस के बाद, यानी कि डेसिमल प्लेसेस उसके ज़्यादा उससे ज़्यादा हम नहीं लिख सकते, यानी कि हम ये 5 लिख ही नहीं सकते असूल के मुताबिक। लेकिन क्या ये गलत है? क्या ये गलत है? ये 1 हुआ, ये 1.2 हुआ, ये 1.25, ठीक है। तो क्या मैं एस्टिमेशन नहीं लगा सकता कि इसके साथ या तो ये इसके बाद 3 होगा या 2 होगा, ठीक है। अगर -5 कर दे तो 2, 1.2, और अगर ज़्यादा हो तो 1.3।
तो क्या हम एस्टिमेशन नहीं कर सकते कि ये हमारे पास 1.25 है तो मतलब ये वैल्यू हमारे पास दुरुस्त है पे तो, लेकिन रूल्स के मुताबिक ये नहीं है। तो कुछ केसेस में ऐसे हम लिख सकते हैं, ये अब लीस्ट काउंट का हाफ हमने यहाँ पे लिखा है इसके साथ। तो जहाँ पे रेजोल्यूशन ज़्यादा बड़ी होगी, जैसे कि इसमें कैलिब्रेशंस की रेजोल्यूशन बड़ी है स्केल में, तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि लिस्ट काउंट का हाफ भी कर सकते हो अगर आप ठीक से एस्टिमेट कर सकते हो। लेकिन हाँ, वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है, तो उसमें आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते कि लिस्ट काउंट का हाफ कर दो, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाफ, जैसे कि यहाँ पे हमें साफ नज़र आ रहा था कि ये इन दोनों के दरमियान है। अगर हम 0.05 प्लस कर दें तो 3 आ जाएगा और कम कर दें तो ये आ जाएगा, तो मतलब ये वैल्यू हमारी ठीक है। लेकिन वहाँ पे नहीं कर सकते और बाकी जो डिजिटल सिस्टम है उसमें भी नहीं कर सकते। तो ज़्यादातर केसेस में लीस्ट काउंट ही होगा और लीस्ट काउंट को ही आपने पकड़ के रखना है, इसको ही अनसर्टेनिटी बोलना है। हाँ, इस केस में ये हो सकता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन और ज़्यादातर केसेस में नहीं। तो ये हुई कैलकुलेशन ऑफ अनसर्टेनिटी। अब आगे हम ये देखते हैं कि एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं अनसर्टेनिटी को। ये कैलकुलेट भी कर लिया, उससे पहले हमने जान भी लिया कि ये अनसर्टेनिटी है। अब उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे? सो हाउ टू एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी। एक्सप्रेसिंग अनसर्टेनिटी, थोड़ा सा इनको मिटा देता हूँ। अब ये तो आसान है कि हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, आपको आता होगा कि आपने ये करना है कि जो मेजरमेंट होगा उसको कुछ यूँ लिखना है। मेजरमेंट इज इक्वल्स टू बेस्ट रिजल्ट प्लस माइनस गिव और टेक दिस क्वांटिटी, जो मैं अभी लिखूंगा प्लस माइनस दिस क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी। तो ये इसकी एक्सप्रेस करने का तरीका कि हम कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पे जो वैल्यू आपने मेजर की वो लिखनी है, यहाँ पे अनसर्टेनिटी लिखनी है। हाँ, जैसे पहले हमने लिखा देखा, ठीक है, उसमें जो स्केल, हाँ स्केल में हमने कितना मेजर किया था? 1.25 था ना, 1.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर की अनसर्टेनिटी, और इसको यहाँ पे यूनिट लिखना है। ये है इसका मेथड कि हम कैसे इसको लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके बाद चलो टाइप्स करते हैं कि अनसर्टेनिटी के टाइप्स हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा मैं ये बता दूं कि इम्पोर्टेंस क्या है अनसर्टेनिटी। चलो हमने पढ़ा, हमने ये भी देखा कि हमने एक्सप्रेस करना है, लेकिन क्यों एक्सप्रेस करना है? क्या क्वांटिटी से काम नहीं चलता? कैलकुलेशन को भी मिटा देते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? अनसर्टेनिटी असल में क्वालिटी बताती है किसी मेजरमेंट की। अब ये आपने सुना होगा कि क्वालिटी बताती है, नहीं सुना तो अभी सुन लिया होगा। लेकिन क्या मतलब क्वालिटी बताती है? देखो, जिस मेजरमेंट में ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी वो कम क्वालिटी का होगा, यानी कि वो ज़्यादा बेहतर मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि हर कोई क्वालिटी को प्रेफर करता है, अच्छी क्वालिटी उसको चाहिए होती है, और मेजरमेंट्स में वो मेजरमेंट चाहिए होती है जो ज़्यादा एक्यूरेट हो। तो ये एक्यूरेसी बताती है। आप अगर दूसरों को अपना जो एक्सपेरिमेंट है, अपना जो मेजरमेंट है, वो डेटा उसका ट्रांसफ़र करते हैं, तो आप उसके साथ अनसर्टेनिटी लिख के ये बताते हैं कि मैं कितना एस्टिमेशन लगा रहा हूँ, यानी कि कितना फ़र्क हो सकता है इस रिज़ल्ट में, कितना ये डिफ़र कर सकता है अपनी वैल्यू से, सिंपली। तो इसीलिए हम अनसर्टेनिटी को
एक्सप्रेस करते हैं, अपनी जो क्वांटिटी हमने मेजर की उसके साथ लिखते हैं। तो ये हुई इसकी इम्पोर्टेंस कि हम क्यों यार इसको लिखते हैं, इसको एक्सप्रेस करते हैं, क्या वजह है इसकी। अब जब डेटा ट्रांसफ़र होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, या जब आप चलो मान लो आपने एक्सपेरिमेंट की, ठीक है, या कोई किसी चीज़ की लेंथ मेजर की लैब में जाके वर्नियर कैलिपर से स्क्यू गेज से, और वहाँ पे आपने वो टीचर को वो वैल्यू बतानी है कि मेरे पास ये क्वांटिटी आई, ठीक है, मैंने ये मेजर की। सपोज करो वो 1.25 है वर्नियर कैलिपर से, और आपने टीचर को बता दी कि मेरे पास ये क्वांटिटी आई है। तो उसको ये कैसे बताओगे? अब वो पूछेगा कि ये बिल्कुल 100% आप इस पे श्योर हो कि ये ठीक निकाली आपने? आप कहोगे नहीं यार, वहाँ पे तो थोड़ा सा फ़र्क होगा, यानी कि 0.01 का फ़र्क होगा इसमें, क्योंकि उसके बाद मैं मेजर नहीं कर पा रहा था, लीस्ट काउंट उसका एरर आ रहा था, लीस्ट काउंट का एरर। तो आप चलो आपने ज़ुबानी तो बता दिया कि यही है, लेकिन अगर टीचर आपसे बोले कि हर कोई अपनी वैल्यू को, लैब में ये बात कहे कि हर कोई अपनी वैल्यू को निकाले, मेजरमेंट करें और बाद में क्लास के CR से रूम मुझे भेज दे, तो वहाँ पे उसको कैसे बताओगे कि भाई मेरी ये वैल्यू आई है, ये कितनी एक्यूरेट है? ये बात कैसे बताओगे कि 0.01 इस तक मैं श्योर, यानी कि 5 पे मैं कम्प्लीटली श्योर नहीं हूँ, इसमें इतना फ़र्क हो सकता है, यानी कि 1.26 हो सकता है, 1.24 हो सकता है। तो ये कैसे बताओगे? तो इसके लिए असल में अनसर्टेनिटी है कि अगर डेटा ट्रांसफ़र हो, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को डेटा ट्रांसफ़र करें, या कहीं पे भी आपने किसी आर्टिकल में भी लिखना हो, रिसर्च पेपर में, तो तब भी आपने ये चीज़ तो लिखनी है कि मेरे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें कितनी अनसर्टेनिटीज़ हैं। तो ये इम्पोर्टेंस है इसकी कि हम क्यों लिखते हैं। अब टाइप्स को ज़रा देखते हैं कि कौन से टाइप्स हैं। टाइप्स इसके बहुत इजी है, अगर स्किप करना चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, वीडियो को ख़त्म, लास्ट में सिर्फ नोट्स देख लें, क्योंकि मैं नोट्स लास्ट में दूंगा, तो इसको ज़रा स्किप भी कर सकते हैं। खैर मैं करा देता हूँ। 2 तरह की टाइप्स हैं अनसर्टेनिटीज़ की। पहला है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब ये कौन सा अनसर्टेनिटी है? एब्सोल्यूट। अभी तक जो अनसर्टेनिटी हमने पढ़ा वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी था, यानी कि अनसर्टेनिटी जो अभी तक हमने पढ़ा वो एब्सोल्यूट था, ठीक है। क्या मतलब? जैसे पहले हमने मेजरमेंट की 1.2 थी, क्या थी, ±0.1, तो ये जो अनसर्टेनिटी हमने वहाँ पे बताया ये एब्सोल्यूट है असल में, ठीक है। तो इसको सिंपली अनसर्टेनिटी या एरर की डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि ये ट्रू वैल्यू और जो मेजर वैल्यू है उनका डिफरेंस है। जो सिंपल एरर की या अनसर्टेनिटी की डिफिनीशन है। अब इसका एक तो सिंबल याद रखो कि इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा से, जैसे कि डेल्टा एक्स मैंने पीछे जो बताया था, और दूसरा ये कि इसका यूनिट वही होगा, यूनिट इज सेम एज दैट ऑफ क्वांटिटी, यूनिट वही होगा जो क्वांटिटी का है, इसमें और कुछ नहीं है बताने का। तो दूसरा जो टाइप है वो है परसेंट या फ्रैक्शनल। परसेंट अनसर्टेनिटी, यही अनसर्टेनिटी है, बस इसको सिंपली परसेंटेज
परसेंट की सूरत में शो करना फ्रैक्शनल या परसेंट अनसर्टेनिटी कहलाता है। क्या मतलब कि जैसे ये है तो इसका परसेंटेज निकालो 1.2 एक्चुअल वैल्यू और ऊपर अनसर्टेनिटी, और 100 के साथ मल्टीप्लाई करके परसेंट का ये सिंबल लगा दो, तो इसे जो वैल्यू आएगी वो होगी फ्रैक्शनल या परसेंट अनसर्टेनिटी। और इसका सिंबल ये है, ठीक है, और यूनिट इसका कोई नहीं, नो यूनिट। तो इसमें बस इतना ही था। अब अगले लेक्चर में हम MCQs करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रोपेगेशन ऑफ अनसर्टेनिटी वो भी रहता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन इसकी, और उसके बाद फिर इसके MCQs। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।